नहीं, अर्ली बाइंडिंग कह सकते हैं आप ना, बेसिकली अर्ली बाइंडिंग एक कॉन्सेप्ट है, लेट बाइंडिंग एक कॉन्सेप्ट है। तो हाँ सर, हम अर्ली बाइंडिंग को स्टैटिक कहते हैं ना, पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ तो कहते हैं। उसको डायनामिक कहते हैं। तो सर मैंने एक चीज़ पूछनी थी कि सर ये नहीं, देखें। आप ये कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स हैं तो फिर ये गलत है। लेकिन अगर आप कहें कि पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप तो कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, तो ये बात ठीक है। आप अगर ये कहें कि रन टाइम पे अर्ली बाइंडिंग होती है और कंपाइल टाइम पे ले ले नहीं सॉरी, कंपाइल टाइप टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें अर्ली बाइंडिंग होती है, ये ठीक है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में लेट बाइंडिंग होती है, ये ठीक है। ठीक हो गया। सर मैंने ये चीज़ पूछनी थी कि हमने जो पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट पढ़ा था कि हम एक ही कॉल पे डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करते हैं, हाँ, ठीक हो गया। तो सर ये तो तभी होता है जब हम वर्चुअल फंक्शन यूज़ करते हैं वर्चुअल के अंदर। बगैर भी हो सकता है मोस्ट ऑफ सर द ये टाइम। देखें, सर जब हम वर्चुअल के बगैर करेंगे तो वो सिर्फ, जैसे हमने पीछे प्रोग्राम्स किए हैं तो अर्ली बाइंडिंग होती है उसके अंदर, उसमें तो सिर्फ हमारे जो कॉल है उससे एक ही फंक्शन परफॉर्म हो सकता है। नहीं, अर्ली बाइंडिंग होती है तो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहते उसे। ये तो चीज़ मैंने पूछनी थी कि सर उससे तो हमारी एक कॉल से सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, नहीं, मेरी इसकी वजह बात से हम सुन। फिर से पॉलीमॉर्फिज्म कैसे नहीं नहीं कहेंगे। नहीं 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 नहीं। सारे सुन लें, जुनेद भी सुन ले, ठीक है। जी सर। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? सर एक ही कॉल से डिफरेंट टाइप एक की कॉल पे, फंक्शनलिटी मेरी बात परफॉर्म सुनो करना। ना, सेम कॉल पे सेम फंक्शन कॉल पे आपका प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा, ठीक हो गया। यस। यस। वो अर्ली बाइंडिंग भी हो सकती है, वो लेट बाइंडिंग भी हो सकती है। जब आप लेट बाइंडिंग की तरफ लेके जाना है लॉजिक के मुताबिक, तो फिर आपको वर्चुअल फंक्शन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अर्ली बाइंडिंग जी। से आपने पॉलीमॉर्फिज्म करवाना है तो उसमें वर्चुअल फंक्शन की जरूरत नहीं है आपको। इतनी सी बात। दोनों पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक प्रोग्राम किया था, फॉर एग्जांपल ये वाला जो प्रोग्राम है, ये जो नजर आ रहा है आपको, नो सर। ये एक प्रोग्राम है। जुनेद भैया आपका माइक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। ये मैंने स्क्रीन शेयर किया आपको, नजर आ रही है सबको? जी सर। बेटा इसमें देखो ना, इसमें यस सर। इसमें 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 देखें, हाँ इसमें जो ऑब्जेक्ट है आपने बनाया है, रेक्टेंगल क्लास का आरटी बनाया, ठीक है। और स्क्वायर क्लास का क्या बनाया आपने? एस बनाया। जुनेद किधर हो आप? यस सर। ये दो ऑब्जेक्ट बनाया ना आपने, रेक्टेंगल का यस और सर। स्क्वायर का। तो आपने आरटी ऑब्जेक्ट से गेट एरिया कॉल कर लिया, यस। ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं कि ये एक फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल क्या है? गेट एरिया, यस। ठीक है। और ये क्या है? ये भी गेट एरिया है। लेकिन एक दफा जो ऑब्जेक्ट है यस। वो कौन सा है? आरटी। दूसरी तरफ कौन सा? एस सब्जेक्ट है स्क्वायर का। यस। लेकिन ये फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होना है? ये लेट बाइंडिंग नहीं है इसमें। ये क्या हो रही है यहाँ पे? अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग हो रही है। लेकिन है ये पॉलीमॉर्फिज्म, तो कॉल सेम है, ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, अब हम बदलते हैं, सिनेरियो को बदल देते हैं। हम कहते हैं कि आप ये काम करें कि आप विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर ये चीज इंप्लीमेंट करें। तो फिर क्या करेंगे आप बेस क्लास का आप कोई पॉइंटर बनाएंगे, फिर इन दो ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस उसमें रखवाएंगे, फिर उससे पॉइंटर से आप कॉल करेंगे ये फंक्शंस, ठीक हो गया। यस सर। काम सेम होगा, आउटपुट भी सेम आएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगी? आपकी लेट बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब जी हम सर। सिनेरियो तीसरा बनाते हैं एक। अब जुनेद ने मुझे आंसर करना है। मैं कहता हूं बेटा ये प्रोग्राम सेम लिखें, मेन में आपने ये काम करना है कि आप यूजर से वैल्यू लें कि वो एरिया किसका कैलकुलेट करना चाहता है।
अगर वो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाहता है तो 1 प्रेस करे, अगर वो एरिया स्क्वायर का कैलकुलेट करना चाहता है तो 2 प्रेस करे। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब है अब आप क्या कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि रन टाइम पर डिसीजन हो, फिक्स कर रहे हैं इस बात को। ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं कि उसमें ये वाला जो करंट आपको प्रोग्राम नजर आ रहा है, इस तरह इससे ये काम हो जाएगा? नहीं होगा। ये काम किससे होगा फिर? ये फिर लेट बाइंडिंग से होगा। लेड बाइंडिंग से होगा। भाई इतनी सी बात है, शाबाश, बात आपको समझ आ गई। वो तो अब डिपेंड करता है ना आपके प्रोग्राम की नेचर क्या है। दोनों पॉलीमॉर्फिज्म हो रहे हैं। ठीक है। बाज का तो आप फिक्स ओके हो सर। जाते हैं कि आपको वो काम करना ही उससे पड़ता है, लॉजिक इस तरह की बन जाती है। फर्ज किया ये आगे सर समझ। शेप की क्लास है बेटा, आपकी पेरेंट क्लास है, तो नीचे 10 डिफरेंट शेप्स हैं। आप यूजर से वैल्यू लेना चाहते हैं कि किसकी करनी है और उसमें कौन सी वैल्यूज हो। ज़ाहिर है वो इनपुट भी आप ले लेंगे फिर यूजर से, रेक्टेंगल की वो विड्थ कितनी है और उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, ये लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, स्क्वायर की साइड कितनी है, वो सारी चीजें यूजर से लेंगे ना आप। फिर उसका यस सर। इतनी सी बात है। सर ये और ना एक चीज बतानी थी कि मैंने ना लास्ट लेक्चर में पूछा था कि आपने कहा था अगर हम वर्चुअल फंक्शन लगा दें, पेरेंट जो मेंबर फंक्शन है, पेरेंट क्लास का मेंबर फंक्शन, तो मैंने पूछा था अगर हम चाइल्ड क्लास का जो मेंबर फंक्शन है उसके साथ भी वर्चुअल लगा दें तो फिर लगा क्या दें, होगा? तो कुछ सर नहीं फिर होगा। वही सेम फंक्शन परफॉर्म होगा? नहीं नहीं नहीं, आप पेरेंट क्लास का फंक्शन जो है ओवरराइड करवा रहे हैं क्लास चाइल्ड में। ठीक है, यस। ठीक हो गया। और वो जो ओवरराइड करवा रहे हैं उसको वर्चुअल कर रहे हैं आप, यस सर। कर दे, कोई मसला नहीं है। अब आप जब कॉल करेंगे, पॉइंटर से कॉल करेंगे तो बेटा चाइल्ड वाला फंक्शन जो है वो कॉल होगा। यस सर। सर हाँ, मैंने ये पूछा था कि अगर हम पेरेंट क्लास का जो मेंबर फंक्शन है उसको वर्चुअल बना देते हैं तो फिर तो जो चाइल्ड पेरेंट क्लास क्लास का का मेंबर तो फंक्शन है है ही वही ना। कॉल होगा। जी, मैं कह रहा अगर मैंने पूछा था कि अगर हम पेरेंट क्लास का मेंबर फंक्शन बना उसको वर्चुअल बना देते हैं तो फिर तो जो चाइल्ड क्लास का मेंबर फंक्शन है वो कॉल होगा। ठीक हो गया। तो अगर हम जो चाइल्ड क्लास का मेंबर फंक्शन है उसके साथ भी वर्चुअल लिख दें, मैंने ये ये लिखा पूछा हुआ था। नजर आ रहा है आपको? यस। हाँ जी, ये स्लाइड मैंने सेंड की है आपको ये। हाँ जी, इसके साथ भी अगर वर्चुअल लिख दें आप, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? यस। ठीक है, तो फिर भी ये चाइल्ड का ही एग्जीक्यूट होगा इस केस में, नंबर एक। यस। नंबर टू, आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे बेटा वर्चुअल लिखें या ना लिखें, दोनों शक्लों में ये होगा। ये दूसरे मैंने कमेंट भी किया हुआ है नीचे। यस। ये मैंने लास्ट लेक्चर में पूछा था, आपने कहा था बता देना फिर। नहीं, लास्ट टाइम ये आपको स्लाइड सेंड नहीं की मैंने? स्लाइड की है मेरा ख्याल से। यस सर मेरी स्लाइड। हाँ बेटा, उसमें उसमें भी इसी तरह ही कोड होगा ना जिस तरह ये लिखा हुआ है। ये वही स्लाइड्स हैं जो आपको भेजी हैं। ओके सर। ठीक है। हाँ, और इसमें ऐड कर लें, फर्ज कर लें कि यहाँ पे ये फंक्शन ही नहीं है। ये भी सिनेरियो हो सकता है ना, ये ऊपर वर्चुअल था, वो नीचे उस नाम से फंक्शन ही नहीं है, यानी कि ओवरराइड नहीं किया आपने। यस। फिर क्या होगा, फिर आप बताएं मुझे। फिर सर उसका ही कॉल होगा बेस का ही। फिर वापस बेस का, हाँ, वो ये भी आपको बताया कि फिर कॉल वापस ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, यस। सर वापस मैंने किसमें करके चली देखा जाएगी? था बेस का ही कॉल होता है। अब बेस पे चली जाएगी। हाँ जी, रूल भी यही है। ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, हमने लास्ट टाइम ये किया था, ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस क्लास, ये सारी क्लियर होगी ना आपको? नो सर अब स्टेट क्लास हमने पढ़नी है, वहाँ पे जो खत्म हो गया था lecture। अच्छा चलें, इस पर कर लेते हैं बात, इस पर भी करते हैं। इसको देखें न्यू क्या चीज है। मैं 1 मिनट आता हूँ, इसको आप जरा देखें। मैं तो 1 मिनट मुझे दें, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, इसको जरा पढ़ें क्या चीज है।
जुनेद भाई यार आपका माइक बड़ा तंग करता है, इसको जरा म्यूट रखा करो। हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर कुछ गर्ल्स वेटिंग पे हैं, उन्हें ऐड कर लें। जी बेटा कर लेते हैं। थैंक यू सर। बस एक ही है तहरीम? नहीं सर, कोई और भी थी, 3-4 थी। अच्छा जी। ये हमदिया भी हैं जी, चलें इनको भी कर लेते हैं। और
अच्छा जी, और तो नहीं है बेटा? नहीं सर, बस थैंक अच्छा यू। जी, चलें इस पे न्यू पे भी बात करते हैं। पहले जुनेद कह रहा था कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने यहाँ से शुरू करना था। सियर, बिलाल, जी सर। अच्छा ठीक हो गया। इससे पहले हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन पढ़ लिया था। इससे पहले वर्चुअल फंक्शन पढ़ लिया था हमने। जी यार, जी सर, वर्चुअल फंक्शन पढ़ा दिया होगा आपने। ठीक हो गया, शाबाश। अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग और ये जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हमने किए थे, ये सारे आपने करके एग्जीक्यूट करके देख लिए हैं। ठीक हो गया बेटा? जी सर। अच्छा, देखें, यहां से हम बात शुरू कर लेते हैं दोबारा प्योर वर्चुअल फंक्शन से। ठीक है? सर हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन ही पढ़ा था, आपने खाली वर्चुअल फंक्शन पढ़ाए थे। चलो यहां से हम बात शुरू कर लेते हैं ना, यहां से हम बात शुरू कर लेते हैं। वर्चुअल फंक्शन हमने पढ़ा था, ये वाला। ठीक हो गया? जी। अच्छा, अच्छा बेटा, आपने ऑन रखना है अपने माइक को ना, साथ साथ आप यस नो करते जाओ। जी सर। अब हमें पता है व्हाट इज लेट बाइंडिंग और व्हाट इज अर्ली बाइंडिंग। ठीक हो गया बेटा? जी सर। अब मैं अगर ये बात करूं कि लेट बाइंडिंग जो है, अगर हमने वो प्रोग्राम में करवानी हो तो हमें वर्चुअल फंक्शन इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये सर। ये बात ठीक है? समझ आती है ये बात? जी अभी सर। जो जुनेद पूछ रहा था वो एग्जांपल हम कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि खास सिनेरियो इस तरह का बन जाता है कि उसमें आपको लेट बाइंडिंग करवानी पड़ती है, तो फिर आप क्या इस्तेमाल करते हैं? इनकी एक कॉल के ऊपर ही आपने सारे डिसीजन करने हैं। यानी कि आपने डिसीजन मेकिंग इस तरह की करनी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंटेन करेगा आपका पॉइंटर, और वो वाला फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। ठीक हो गया ना? जी सर। अच्छा, आगे हम आते हैं। और ये हमने इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स भी कर लिए थे, ये आपने कर लिए हैं सारे। ठीक हो गया? जी। अच्छा, आगे आते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शंस पे। बास का तो ऐसा होता है कि आप अपना जो ये जो लेट बाइंडिंग करवा रहे होते हैं, यानी कि आप जरूरत होती है वर्चुअल फंक्शन को इस्तेमाल करने की, तो आप जिस क्लास में वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं बेस क्लास में, उसमें और उस फंक्शन को आपने ओवरराइड करवाने के अलावा जब उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है तो उससे भी आपने कुछ काम लेना होता है। लेकिन बास का तो होता है ऐसे है कि वो वाला फंक्शन जस्ट एक ही पर्पज के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, और वो पर्पज ये होता है कि आपने जस्ट क्लास, चाइल्ड क्लास में ओवर राइड रिटर्न जो फंक्शन है उसको कॉल ट्रांसफर करनी है, और उसका मेन क्लास में, पेरेंट क्लास में और उस फंक्शन का कोई काम नहीं है। ठीक है? जी। सिर्फ लेट बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो, यानी कि उसकी बॉडी अपनी मैटर ही नहीं करती कि उसके अंदर आपने डेफिनेशन में क्या लिखा है। बेटा ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, अगर ऐसा हो तो बहुत बेहतर है कि उस फंक्शन को बना लें आप प्योर वर्चुअल फंक्शन, यानी कि उसकी बॉडी डिफाइन ही ना करें आप। फिर क्या करें कि वो जो वर्चुअल फंक्शन आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको असाइन करवा दें वैल्यू क्या? 0। 0। बात समझ आती है छोटी बहन? जी सर। तो वो बन जाएगा आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन। ओके सर। अच्छा, लेकिन ओवरऑल क्लास रहेगी, बाकी चीजें उसकी होंगी सारी। सर काइंडली जरा थोड़ा सा रिपीट कर देना। मैं रिपीट कर देता हूं। हमने बात की थी वर्चुअल फंक्शन से शुरू। ठीक है? ठीक हो गया? यस सर, यस सर। हमने अगर लेट बाइंडिंग करनी हो, लेट बाइंडिंग का कंसेप्ट तो है ना आपको अभी जो हम बात कर रहे जी हैं, सर। तो फिर आपको वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ेगा अपनी पेरेंट क्लास में, और चाइल्ड क्लासेस में आपको उसको ओवरराइड करवाना पड़ेगा। बात ठीक हो गई? पेरेंट क्लास यस का सर। पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि सॉरी आप। सर, जी बेटा। सर इंटरप्ट सर, मैं जानने कह रहा था कि रिकॉर्ड कर लें सर लेक्चर। अच्छा ठीक है, और रिकॉर्डिंग फिर आपको एक्सेस ही नहीं होती? सर कोई मैनेज करे ना, हमें एक्सेस हो जाए सर, बाद में ये फिर रिट्रीव करने होते हैं कंसेप्ट सर फिर। हो जाएगी, एक्सेस भी हो जाएगी। ठीक हो गया।
आप कर रहे सर हो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन सर आप इनको देंगे ऐसी इतनी बड़ी फाइल होती है। बस यही प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम है। सर आप सिर्फ ऑडियो दे दिया करें, हम इससे भी काम चल जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। अब ये रिकॉर्डिंग पे मैंने लगा दिया है। हम ये लास्ट टाइम जो डिस्कस कर रहे थे, तो इसी पे हम बात दोबारा, ये मैं 10वीं दफा ये बात रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने लेट बाइंडिंग को इंप्लीमेंट करना हो तो देन यू हैव टू क्या करना पड़ेगा, देन यू हैव टू यूज वर्चुअल फंक्शंस इन योर बेस क्लास। ठीक है, और उन फंक्शंस को ओवरराइड करवाना पड़ेगा किसमें, अपनी चाइल्ड क्लासेस में। और बेस क्लास की टाइप का पॉइंटर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक हो गया? आवाज आ रही है सिया? जी यार, आवाज आ रही है? तो कहाँ चले गए आप लोग सारे? जी सर आ रही है। यही है सर, यही है। तो बेटा अब यस नो करते रहे ना, मुझे आगे फिर बात चलती नहीं है जब तक आप रिस्पांस नहीं देते। ठीक हो गया? ओके सर, करेंगे रेस्ट। चल सीआर आप करते रहे। ये वर्चुअल फंक्शन हो गया, फिर इसके लिए हमने फिर प्रोग्राम्स किए थे ये लास्ट टाइम। ठीक हो गया ना? यस सर, हो गया था, बच्चों को समझ आ गई थी। हो गई थी। अच्छा, अब हम बात शुरू करें प्योर वर्चुअल फंक्शंस पे। ठीक है? यस सर। अच्छा, अगर वर्चुअल फंक्शन की आपको समझ आ गई थी, और मैं ये कहता हूं कि बेस क्लास का जिस फंक्शन को आप वर्चुअल कह रहे हैं उसका सवाए लेट बाइंडिंग के, सवाए कॉल को चाइल्ड क्लासेस में ट्रांसफर करने के और कोई रोल नहीं है बेस क्लास में उसका। ठीक हो गया? तो लिहाजा फिर उसकी अपनी बॉडी जो है उसकी भी कोई मीनिंग नहीं रहती फंक्शन की। ठीक है ना? क्योंकि वो क्या कर रहा है, सिर्फ कॉल को नीचे चाइल्ड क्लासेस में आपकी फंक्शन कॉल को ट्रांसफर कर रहा है। ऐसा ही है ना? सर ये लास्ट बार की फिर समझ नहीं आई। आप अपने माइक को ऑन रखें ना, बंद ना करें फिर। ऑन है सर, ऑन है। तो इतनी देर बाद रिस्पांस क्यों आता है आपका? हेलो। मैं ये कह रहा हूं कि एक वर्चुअल लेट बाइंडिंग किया आपने, वर्चुअल फंक्शन बनाया हुआ है पेरेंट क्लास में। ठीक हो गया ना? यहां से हम बात आगे शुरू यस सर। करके यस वर्चुअल सर। फंक्शन जा रहे हैं। हम ये बात डिस्कस करना चाहते हैं कि व्हाई वी डिक्लेयर अ वर्चुअल फंक्शन एज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्यों हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं उसको? ठीक ओके है? सर। और अगर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, और अगर बन जाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन और उसका उस क्लास पे क्या इंपैक्ट होता है, ये 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको क्लियर करने हैं। ठीक हो गया? तो पहली बात हम कर रहे हैं कि ओके सर। सारी वर्चुअल फंक्शन आपके पास था पेरेंट क्लास में, क्या जरूरत पड़ी कि उसको आप प्योर वर्चुअल बना रहे हैं? तो उसके लिए मैं आंसर ये कर रहा हूं कि बाज का सिनेरियो ऐसा होता है कि जो फंक्शन वर्चुअल फंक्शन बनाया हुआ है पेरेंट क्लास में, सवाए इसके कि लेट बाइंडिंग में आपको हेल्प आउट कर रहा है लॉजिक में, ठीक है, आपके प्रोग्राम की लॉजिक में, सवाए इसके कि आपकी फंक्शन कॉल जो है उसको पेरेंट क्लास से रिस्पेक्टिव चाइल्ड क्लास में ट्रांसफर करने के अलावा उसका कोई रोल नहीं है उस फंक्शन का पेरेंट क्लास में। ठीक है? तो लिहाजा फिर उसकी बॉडी की भी जरूरत यस नहीं सर। है, यस सर। उसकी डेफिनेशन की भी जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा, अब उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको हम प्योर वर्चुअल बना लेते हैं। फिर प्योर वर्चुअल बनाते कैसे हैं कि उसके डिक्लेरेटर के अंदर वैल्यू साइन कर देते हैं 0, जस्ट लाइक आपको नजर आ रही होगी, ये मैंने एक स्टेटमेंट ओके लिखी सर। हुई है। यस सर। यस सर, ठीक अब है, आई कैन सी। उसकी बॉडी जो है उसकी जरूरत नहीं है फंक्शन की। ठीक हो गया? यस सर। जो ही कॉल बेस क्लास में जाएगी, पॉइंटर पॉइंट करेगा बेस क्लास को, तो वर्चुअल देख के वो क्लास उस क्लास की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी जिस क्लास के ऑब्जेक्ट एड्रेस वो कंटेन करेगा। फिर ठीक हो गया ना जी? यस सर। शाबाश। पहली बात तो हमने ये तय कर ली कि वाई वी यूज प्योर वर्चुअल फंक्शंस।
या प्योर वर्चुअल फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक हो गया। यस सर, यस सर, अब हम यस सर, देखेंगे समझ आ गई। इससे होगा क्या। इससे होगा ये कि जिस क्लास में ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाए जाएंगे वो क्लास बन जाएगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, पहले हमने डिस्कस नहीं किया था ये। ठीक हो गया। ओके सर। यानी कि जिस क्लास में कोई एक फंक्शन भी, याद रखिएगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा तो वो क्लास बन जाएगी, दैट क्लास विल बिकम एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक हो गया। यस सर। और उस क्लास का इंपैक्ट ये होता है कि उस क्लास का फर्दर हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। यस सर, ठीक है। शाबाश। वो जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं इशू लेस एक टर्म इस्तेमाल होती है, सुनिए कभी बिलाल आपने। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है, लेकिन वो जब चाहता है जिसको चाहता है उसको अता करता है। बिलाल ठीक है। बिलाल अच्छा। अब किसी शख्स के यहाँ औलाद नहीं है तो उसको कहते हैं इशू लेस। ठीक है, हाँ उसको इशू लेस कह सकते हैं इंग्लिश में। इसी तरह जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हो सकता उस क्लास को प्रोग्रामिंग में हम कह रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो लिटरेरी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं ये क्लास इशूलेस क्लास होगी। ठीक है, शाबाश। ये जो हम बात कर रहे हैं अब हम फर्दर बात आगे ले आते हैं। यहां प्योरली हमने सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट क्लास को ही डिफाइन कर दिया। हमने कहा कि अ टाइप ऑफ अ क्लास दैट कंटेन्स ओनली प्योर सॉरी दैट कंटेन्स एनी प्योर वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट क्लास। कोई एक प्योर वर्चुअल फंक्शन कंटेन करेगी तो वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। ठीक हो गया। और ये एक ऐसी क्लास होगी whose instance cannot be created, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, इसको इस तरह भी आप कह सकते हैं कि दिस क्लास यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। फिर कैसे वो यूज होगी प्रोग्राम में? दैट क्लास विल बी इनहेरिटेड बाय द चाइल्ड क्लास, यानी कि उस क्लास को इनहेरिट किया जाएगा और use it by overriding its pure virtual functions in the child classes। ठीक है, जो उसका प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा उसको ओवरराइड कर दिया जाएगा। कहां पे? चाइल्ड क्लासेस में। ये बात डाइजेस्ट होती है, समझ आती है बिलाल? कहां हैं आप? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट तीन बात आपने याद रखनी है। वो बात यह है कि कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी पेरेंट क्लास, उसकी आपने एक चाइल्ड क्लास बनाई। ठीक है, और चाइल्ड क्लास में आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड नहीं किया। ठीक हो गया। तो अब क्या यस होगा सर। फिर? अब ये होगा कि आपकी चाइल्ड क्लास जो है दैट विल आल्सो बिकम एन ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास। बात समझ आती है बिलाल ओके सर। जी? यस सर, समझ आ ये गई। बात मैंने क्या की है, ये बात रिपीट करें, इंपॉर्टेंट बात है। सर आपने कहा है कि चाइल्ड क्लास भी अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास को जो हम चाइल्ड क्लास में ओवर रिटन नहीं है, अगर उसको हम ओवर रिटन नहीं करवाते तो। शाबाश, वो भी ऑब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है उसका भी फर्दर चाइल्ड क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। ये हमने एक प्रोग्राम, हाँ शाबाश, ये एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने, अगर आप देखें तो एक क्लास बनाई है एम्प्लॉय की, उसमें एक एक ही फंक्शन है जिसका नाम है गेट सैलरी। उसको हमने प्योर वर्चुअल बना दिया। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको?
बिलाल, बिलाल नजर आ रहा है आपको? अच्छा, तो आप कहाँ चले जाते हैं? जब ये प्योर वर्चुअल फंक्शन लिख दिया आपने इस क्लास में, तो ये क्लास इंप्लाई क्या बन गई आपकी? आप बताएं। अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बन गई, ठीक है। जी यार, आपको आवाज आ रही है? यस सर। बेटा आप अपने माइक को ऑन कर लें, ये बड़ा स्लो रिस्पांस है हमारे सीआर का। जी सर। अच्छा, ये क्लास हमने एम्प्लॉय की बनाई और प्योर वर्चुअल फंक्शन की वजह से वो क्या बन गई क्लास? अब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्लास। बन गई। ठीक हो गया। हमने इस क्लास का एक चाइल्ड बना लिया, उसका नाम हमने रखा डेवलपर, चाइल्ड क्लास बना ली, जी ठीक है। सर। और उसके अंदर एक डाटा वेरिएबल हमने या डाटा मेंबर डिक्लेयर किया सैलरी के नाम से, डेवलपर के नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया टू इनिशियलाइज दैट डाटा मेंबर, ठीक है। और उसके बाद वो फंक्शन जो प्योर वर्चुअल फंक्शन था जी सर। आपकी पेरेंट क्लास का, उसको ओवरराइड करवा लिया यहाँ पे, गेट सैलरी। और जब वो कॉल किया जाएगा तो हमें सैलरी रिटर्न कर देगा, ठीक है। जी फिर सर। हमने एक और ड्राइवर के नाम से एक क्लास बनाई, उसको भी क्या लें इनहेरिट किया किससे? एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय इनहेरिटेंस क्लास वैल्यू से, से। ठीक हो गया। और उसका भी एक डाटा मेंबर सैलरी है इन टाइप का, और उसका कंस्ट्रक्टर लिखा ड्राइवर के नाम से टू इनिशियलाइज दिस सैलरी डाटा मेंबर। और इसमें भी वही फंक्शन गेट सैलरी जो है हमने ओवरराइड करवा लिया, जो कि पेरेंट में हमारे पास क्या था? प्योर वर्चुअल फंक्शन था। ठीक हो गया बेटा? जी सर। जी जी यार, सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया कि डेवलपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम हमने D1 रखा, और उसमें एक वैल्यू पास कर दी, लेट्स से 5000 रुपीज। इस तरह ड्राइवर नाम की जो क्लास थी हमारी, चाइल्ड क्लास थी, उसका बेटा एक D2 नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने पास कर दिया 3000 रुपीज, ठीक है। ओके सर। इन दोनों के कंस्ट्रक्टर्स ने इन दोनों की, ड्राइवर की D1 वाली और D2 वाली, ड्राइवर की D2 ड्राइवर की और D1 डेवलपर की जो सैलरीज है उनको इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, फिर हमने देखें कि D1 से कॉल किया है गेट सैलरी को, यानी कि डेवलपर क्लास का जो ऑब्जेक्ट था D1 चाइल्ड क्लास का, वो सैलरी को कॉल, गेट सैलरी को कॉल करता है, ठीक जी है। सर। और इसी तरह D2 से हमने अगेन वही सेम फंक्शन कॉल है, गेट सैलरी की है, जी सर। ठीक है। तो दोनों दफा गेट सैलरी का फंक्शन जो है डिफरेंट सैलरी जो है हमें रिटर्न करेगा, एक दफा डेवलपर की करेगा, एक दफा ड्राइवर की करेगा, और उसको हमने डिस्प्ले करवा दिया इस प्रोग्राम में, जी सर। ठीक हो गया। लिहाजा ये यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका पॉलीमॉर्फिज्म ही इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन अर्ली बाइंडिंग के साथ। यस सर। जो ही आपने कोड किया, ये कोड ही डिसाइड कर रहा है कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है जी। कंपाइल टाइम पे, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब हम इसको बदलना चाहते हैं। अब हम कहते हैं कि आप जी आर ये काम करें कि पेरेंट क्लास का एक पॉइंटर बनाएं एम्प्लॉय का, लेट यस सर। सपोज पीटीआर इज अपॉइंटेड टू एम्प्लॉय क्लास, ठीक है। फिर ओके सर। फिर इन दोनों का एड्रेस, D1 का एड्रेस और D2 का एड्रेस अकॉर्डिंगली आप या यूजर से वैल्यू ले लें कि आप किसकी सैलरी फाइंड करना चाहते हैं। यूजर आपको बताए कि मैं डेवलपर की करना चाहता हूं सैलरी फाइंड, तो आप उससे पूछें, अच्छा जी, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप उससे वैल्यू ले सकते हैं यूजर से CN के जरिए। इसके कंस्ट्रक्टर में, डेवलपर के कंस्ट्रक्टर में वैल्यू ले सकते हैं ना, कि ठीक है। यस सर। इसी तरह ड्राइवर के कंस्ट्रक्टर में यूजर से वैल्यू लेना चाहे तो यहां से ले सकते हैं CN से, ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, बहरहाल आपने यहाँ पे एक लॉजिक ये बनानी है कि यूजर से पूछें आप कि वो किसकी जी। सैलरी कैलकुलेट करना चाहता है, तो फिर जिसकी वो सैलरी कैलकुलेट करना चाहता है उसका एड्रेस रखवा दें आप, इफ एल्स स्टेटमेंट लगा दें, क्योंकि दो ऑप्शंस हैं आपके पास, ड्राइवर और डेवलपर, तो इफ एल्स से काम चल जाएगा आपका सिंपल लॉजिक से, ठीक है। जी सर।
तो पीटीआर जो आपने बेस क्लास का बनाया उसमें आप ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखवा दें। ठीक है बेटा, यस सर। वो लेट बाइंडिंग से इंप्लीमेंट हो जाएगा, ये ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल सर। हाँ, 1 मिनट होल्ड करें जरा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अच्छा बेटा, ये आपको इसको चेंज करके आप लेट बाइंडिंग की तरफ लेके जा सकते हैं ना इस प्रोग्राम को? यस सर। जी हाँ, ठीक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इंटरफेस क्या होती है, इंटरफेस क्लास क्या होती है? जी सर। अब्स्ट्रैक्ट क्लास का हमें पता चल गया कि वो वाली क्लास जो एटलीस्ट एक फंक्शन जो है प्योर प्योर वर्चुअल फंक्शन। फंक्शन कंटेन करेगी, वो क्या बन जाएगी? अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक हो गया? यस सर। ठीक है बेटा। अब इंटरफेस क्लास वो वाली अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी जिसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, 2 हैं, 1 है, 4 हैं, 5 हैं, सारे के सारे क्या होंगे? प्योर वर्चुअल फंक्शन होंगे, तो वो बन जाएगी अब्स्ट्रैक्ट क्लास, सारी इंटरफेस क्लास। ओके सर। ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ें आप, क्या लिखा है इसमें इंटरफेस क्लास में? जी यार पढ़िएगा। जी सर। जी बेटा पढ़ें इसको। Yes sir. हाँ Interface जी, or interface class is a class which is the same as abstract class with the difference that all its functions are pure virtual and it has no member बिल्कुल। variable. यहाँ पे इसके दो चीजें आ गई इसमें। फिर एक बात तो यह है कि इसके तमाम फंक्शंस क्या होंगे? Pure virtual function. और प्योर वर्चुअल फंक्शंस के अलावा इसका कोई पार्ट नहीं होगा, यानी कि Yes उसमें sir. कोई Member variables नहीं होंगे. डाटा मेंबर्स नहीं होंगे कोई भी। ठीक हो गया। अगर ऐसी कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो तो उसको कहा जाएगा इंटरफेस क्लास। Yes sir. ठीक हो गया। आगे पढ़ें आप। Its derived classes must implement each of its pure virtual functions. हम्म। अब जरूरी है कि There is उसके जितने प्योर वर्चुअल फंक्शंस हैं, उसकी जितनी चाइल्ड क्लासेस हैं, उनको इंप्लीमेंट करें, यानी कि ओवरराइड करें। अगर नहीं करेंगी तो किसी एक को अगर नहीं करती, अगर 5 फंक्शंस थे प्योर वर्चुअल किसी इंटरफेस क्लास में, yes sir. तो एक को रह गया, नहीं किया आपने चाइल्ड क्लास में, तो वो आपकी चाइल्ड क्लास भी क्या बन जाएगी? अब्स्ट्रैक्ट क्लास Abstract बन जाएगी। class. शाबाश। Yes sir. आगे। That is provide definition to each of the pure virtual functions of the base class. ठीक हो गया ना जी? Yes sir. हाँ, Like an abstract class, we can't create objects of an interface. जाहिर है वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास की ही एक फर्दर आगे वाली फॉर्म है इंटरफेस क्लास। ठीक है, Yes, yes sir. आगे बेटा पढ़े। We can also say that interface is an abstract class with no member variables and all its member functions are pure virtual. ठीक है। और एक और बात है कि ये रिकमेंडेड है कि जब भी आपकी इंटरफेस क्लास बनाए तो उसका जो आइडेंटिफायर है वो कहाँ से, आई से स्टार्ट कर लें। फॉर Yes, एग्जांपल sir. हमने ये एक पेयर इंटरफेस क्लास बनाई है शेप के नाम से, उसका नाम हमने क्या रखा है? आई शेप। I see. ठीक हो गया।
ये भी एक Yes, सिंपल sir. सा प्रोग्राम है, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें गेट एरिया और गेट पैरामीटर के नाम से दो फंक्शंस हमने बनाए हैं, दोनों प्योर वर्चुअल फंक्शन है। और प्योर वर्चुअल फंक्शंस के अलावा इस क्लास में कोई चीज नहीं है, लिहाजा ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या बन गई है, इंटरफेस। Interface class. ठीक है, इसकी रेक्टेंगल चाइल्ड है और एक इसका स्क्वायर चाइल्ड है, जैसा लास्ट टाइम हमने किया था। Yes, तो sir. अकॉर्डिंगली आप इसको इसके दोनों एरिया भी गेट कर सकते हैं और पैरामीटर भी गेट कर सकते हैं। और अगेन इसको आप पॉइंटर बना के भी ये प्रोग्राम जो है वो आप कर सकते हैं, Yes, लेट sir. बाइंडिंग से भी कर सकते हैं आप इस प्रोग्राम को। ठीक हो गया? जी सर. तो आपने करना है इसको चेंज करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यू का ऑपरेटर। ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इसको थोड़ा सा, ये क्या No, होता है? sir. शाबाश, No, sir. बिल्कुल नहीं पढ़ा, No, sir. लेकिन स्लाइड्स थी, किसी ने पढ़ा हो, किसी स्टूडेंट के पास कोई टाइम मिल गया हो, किसी CR GR को नहीं मिला? अच्छा चलो ठीक है, न्यू एक ऑपरेटर है। ठीक हो गया बेटा? Yes, sir. क्या करता है ये? मेमोरी एलोकेट करता है। मेमोरी कौन सी? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करता है। Yes, sir. अच्छा, हमें समझ नहीं आई ये क्या करता है, तो इसको देखना पड़ेगा मैन्यूटली ये क्या करता है। फिर पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है। ठीक हो गया बेटा? एक तो आप स्टेटमेंट, इसको जरा छोड़ दें न्यू को, वैसे रूटीन में आप प्रोग्राम कर रहे हैं और आप उसमें एक स्टेटमेंट आपने लिखी इंट एक्स। एक्स क्या है? इन टाइप का कोई वेरिएबल है। GR ऐसे ही है ना? Yes, sir. मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा, 2 बाइट लेगा उसमें, ऐसे ही है। जी सर. अच्छा, वो भी मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन दैट इज नॉट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फिर क्या होगी? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ये होगी जो मैनुअली बाय फोर्स प्रोग्रामर कोई ऐसी स्टेटमेंट लिख के खुद से वो जो हो रही है वो ऑटोमेटिकल हो रही है मेमोरी एलोकेट। लेकिन हम चाहते हैं हम प्रोग्राम के अंदर कैसी स्टेटमेंट लिखें जिसे खुद से हम प्रोग्रामर चाह रहे हैं, वो प्रोग्राम कर रहा है इंट एक्स वाली। अब हम चाहते हैं प्रोग्रामर जो अपनी प्रोग्रामिंग के जोर से मेमोरी को एलोकेट करे, और वो कहलाती है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक हो गया? जी सर. कब्जा करना चाहता है मेमोरी के ऊपर, ओके, कब्जा ग्रुप बनना चाहता है। तो कब्जा ग्रुप बनने के लिए इसके पास जो हथियार है, जो टूल है, वो क्या है? न्यू का New. ऑपरेटर है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, न्यू एक ऐसा ऑपरेटर है जिसकी मदद से हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये कॉन्सेप्ट आ गया इसका। यहां और आप पढ़ सकते हैं जाके डिटेल के साथ कि व्हाट इज मेंट बाय डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, मैंने एक हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। नंबर 2, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के हवाले से दूसरा कॉन्सेप्ट कि ये जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है ये हीप पे होती है, हीप पे। अच्छा, अब हीप क्या है? जब आप प्रोग्राम कोई भी रन करते हैं तो उसके लिए खास किस्म की मेमोरी एलोकेट होती है आपके रैम के ऊपर। ठीक है, वो जो मेमोरी जो आपका प्रोग्राम इस्तेमाल करता है दैट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट हेडिंग्स। ठीक है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन हो सकती है उसकी। उसमें से एक पार्ट का नाम हीप है, एक पार्ट का नाम स्टैक है, और भी हैं। तो अब हम जो इसकी बात कर रहे हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की, वो मेमोरी के किस फर्दर, मतलब और जरा डेप्थ में चला गया अंदर आप, मेमोरी के किस पार्ट में हो रही है? जी यार, हीप हीप हीप। ठीक है, वेयर एज जो आप प्रोग्राम के अंदर इंटेक्स लिखते हैं वो भी मेमोरी एलोकेशन होती है, वो किस पार्ट पे होती है? जाके स्टैक के ऊपर जाके मेमोरी एलोकेट होती है। Okay, sir. ठीक है, अच्छा अब आपके पास 3 क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। एक क्वेश्चन आपका आ गया आज का कि व्हाट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। मैं फारूक होकर क्लास के बाद ये देखूंगी सारा डिटेल के साथ ये क्या होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ गया हीप क्या होता है, जी सर. ये स्टैक क्या होता है। ओके सर. ठीक है, तो आपने इनको एक्सप्लोर करना है, जी, मैंने आगे जाके असाइनमेंट भी इसकी देनी है आपको।
और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं यहां तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसके रेलेवेंट हम प्रोग्रामिंग भी नहीं कर रहे, लेकिन जब आप थर्ड सेमेस्टर में बेटा जाओगे तो डाटा स्ट्रक्चर्स का एक आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, वहां आपको ये हेल्प आउट करेंगे उस वक्त ये कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और इनको इस्तेमाल भी करेंगे आप। इवन ये न्यू का कॉन्सेप्ट भी उधर जाके ज्यादा इंप्लीमेंट होगा। अच्छा, अभी हमें इतना पता चला कि न्यू एक ऐसा ऑपरेटर है जिसकी मदद से हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो है वो कहां पे होती है, हीप के ऊपर होती है। ठीक हो गया बेटा? जी सर। अच्छा, जी सर। ये काम अब कैसे होगा प्रोग्राम के अंदर? नंबर एक, उसके लिए आपको सिंटेक्स चाहिए, और साथ इसका काम चाहिए कि वो करता क्या बिहाइंड द सीन, जो हमें नजर नहीं आता मेमोरी के साथ। ठीक है, जी तो सर। उसका सिंटेक्स जो है अगर देखें आप तो बेटा ये सिंटेक्स लिखा है नीचे मैंने, कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लास थी, इसका नाम हम कहते हैं माई क्लास, एक नाम है आपने बनाई हुई है, उसके कुछ डाटा मेंबर्स होंगे, कोई मेंबर फंक्शंस होंगे। जी यार, ऐसे ही है ना? यस सर। ये जो स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है ये क्या कहती है कि ptr इज अपॉइंटेड टू माई क्लास, ऐसे ही है ना? ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया है, दैट इज पॉइंटिंग टू माई क्लास। जी यार, यस सर, माई क्लास को पॉइंट कर। सिंपल, जी सर। सिंपल हो गया। अच्छा, अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाए, ये क्या है जो पीछे हमने डिक्लेयर किया पॉइंटर ptr, ठीक है, पॉइंटर टू माई क्लास है, यस सर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक जी। हो गया? यहां पे न्यू का कीवर्ड आ गया, जो ऑपरेटर हम बात कर रहे थे न्यू का। अभी हमें इतना पता है ये मेमोरी एलोकेट करता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेट करता है हीप पे, ठीक है। उसके जी। बाद हमने क्लास का नाम लिख दिया माई क्लास, सेमीकोलन, बस यस बात सर। खत्म हो गई। अब इससे क्या मुराद है ये हमें पता होना चाहिए, जो स्टेटमेंट हमने लिखी है, सिंटेक्स हमने लिखा है, इससे क्या मुराद है। और दूसरा, बिहाइंड द सीन क्या होता है, ये दोनों को मिलाएं तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो न्यू के हवाले से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहली बात मैं जो आपसे Yes. करने जा रहा हूं, जी बेटा, मेन काम तो इसका मेमोरी एलोकेशन है ना, रैम के ऊपर। ठीक हो गया? कब्जा Yes, करना। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होती है? न्यू के साथ इस जगह पे हमेशा कोई ना कोई डाटा टाइप आएगी, वो बिल्ट इन भी हो सकती है, और जिसे डिफॉल्ट डाटा टाइप्स कहते हैं, या कोई यूजर डिफाइंड भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल क्लास। ठीक है? जी सर। अच्छा, अब जब ये स्टेटमेंट लिखी है जो राइट साइड पे लिखी है असाइनमेंट ऑपरेटर के, इससे मुराद ये है कि माई क्लास जो कि एक डाटा टाइप है, ये कितने डाटा मेंबर्स को कंटेन करती है, इस चीज का फैसला कहां पे होगा, इस क्लास की डेफिनेशन में। yes sir. फर्ज किया हम कहते हैं कि दो डाटा मेंबर्स को कंटेन करती है, एक्स और वाई को, और दोनों माई क्लास में इन टाइप के हैं, फर्ज कर लेते हैं। ठीक हो गया? Okay sir. इसका मतलब है जब इसका क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेमोरी में कितनी बाइट पाएगा, 4 बाइट पाएगा ना, एक्स और वाई के नाम से। Yes sir. शाबाश, ये हमने एक स्टेटमेंट लिखी है, इसको हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, न्यू का इस्तेमाल देखना चाह रहे हैं कैसे। न्यू के साथ हमने जो डाटा टाइप इस्तेमाल किया वो माई क्लास की है, और हमने फर्ज किया कि ये माई क्लास दो डाटा मेंबर्स को कंटेन करती है, दोनों इन टाइप के हैं। अब पहला काम जो न्यू करेगा, जी यार, Yes sir. जो पहला काम करेगा वो देखेगा मेरे राइट साइड पे डाटा टाइप कौन सी है। Okay ठीक sir. है, उसको कौन सी मिली, My माई class. क्लास। फिर माई क्लास में डाटा मेंबर्स कितने हैं, कितने हैं, फर्ज किया हमने 2, और उनको कितनी बाइट चाहिए, 4. 4। अब 4 बाइट की तलाश करेगा कि मेमोरी में किस जगह पे इकट्ठी 4 बाइट्स मुझे मिल सकती हैं फ्री पड़ी। ये पहला काम किया जी. न्यू ने। ठीक हो गया बेटा? Yes sir. और जहां उसको वो इकट्ठी 4 बाइट्स मिली जो फ्री पड़ी थी, उसको उसने कब्जा कर लिया, रिजर्व कर लिया।
ओके सर। किसके लिए? माई क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए। जी सर। ये एक काम किया उसने भी, नंबर एक। यस सर। नंबर टू जो उसने कब्जा किया है मेमोरी के ऊपर, बेटा उसमें जो डाटा मेंबर्स थे एक्स और वाई, उनमें वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा देगा। जी सर। डेफिनेटली इसमें कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट भी आएगा क्लास वाले केस में, कंस्ट्रक्टर भी ये काम करता है ना। लेकिन यस ये सर। स्टेप इसने परफॉर्म यहाँ पे सेकंड स्टेप पे न्यू ने ये काम करना है कि उसमें वो वैल्यूज जो हैं वो इनिशियलाइज हो रही साइन है, करा दी। वो जो डाटा मेंबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं? इनिशियलाइज हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम यस रिपीट सर। कर लेते हैं इस बात को। न्यू ने पहला क्या काम किया कि माई क्लास को देखते हुए, इसके डाटा मेंबर्स को देखते हुए मेमोरी में 4 बाइट्स को एलोकेट कर दिया। यस सर। ठीक है? दूसरा काम क्या किया, उसका जो डाटा मेंबर्स थे उनमें वैल्यूज को इनिशियलाइज इनिशियलाइज करवा करवा दिया। दिया। ठीक है। यस सर। और तीसरा और आखिरी काम इसने अब करना है। अच्छा, पहले दो कामों में जरा दोबारा सुन लें। जो पहला काम किया, जब उसने बेटा मेमोरी में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई किया तो उस वक्त तक ऑब्जेक्ट नहीं बना, नंबर एक। जब उसने दूसरा काम किया, उसके डाटा मेंबर्स में वैल्यूज को असाइन करवा दिया। ठीक यस है। सर। अब एक ऑब्जेक्ट बन गया मेमोरी में। इसे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इस तरह। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट का नाम कोई नहीं है। यस सर। ठीक है, अच्छा शाबाश। और तीसरा और आखिरी काम यह है कि वो जो मेमोरी में जिसे हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बन गया है, या जिसे हम कह रहे हैं कि मेमोरी एलोकेट भी हो गई है और इनिशियलाइज भी हो गई है, इरिस्पेक्टिव इसके वो 4 बाइट्स थी, वो 100 बाइट्स थी, उस मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होगा। ठीक है। यस सर। वो एड्रेस रिटर्न करता है, ये न्यू आखिरी काम क्या करता है? एड्रेस रिटर्न करता है उस मेमोरी का जिसको उसने एलोकेट किया, ओके जिस पे सर। कब्जा किया उसने। ठीक हो गया जी यार। यस सर। और जो एड्रेस रिटर्न करता है, आप मुझे बताएं कि किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस से मुराद क्या होती है? उसके पहली बाइट का एड्रेस। यस सर। ये हम कई दफा कह चुके हैं क्लास में, बात ये कर चुके हैं। याद है, अरे भी पढ़ी थी और भी हमने वेरिएबल्स का जब कॉन्सेप्ट लिया था तो मैं मेमोरी पे लेके गया था आपको। यस सर। अच्छा, अब वो जो एड्रेस रिटर्न करेगा, कैच करने के लिए, स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए? कौन सा वेरिएबल? पॉइंटर। पॉइंटर चाहिए, शाबाश। वो एड्रेस हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए किस में रखवा दिया? साइन करवा दिया किसमें? पीटीआर। पीटीआर में, शाबाश। लेकिन शर्त यह है कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करना चाह रहे हैं मेमोरी में, उसी टाइप का पॉइंटर होना चाहिए पीटीआर को, जो कि हमने बनाया। यस सर। बस इसके अलावा और कोई बड़ी बात नहीं है न्यू में। हमने ये वाली चीज पीटीआर में लेके आनी थी, बस वो ले आए। अब पीटीआर को हम इस्तेमाल करेंगे फर्दर बगैर ऑब्जेक्ट के नाम के। ठीक है, उसके डाटा मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। बात समझ यस आती है? सर। जी सर। शाबाश। अब आपने ये 3 स्टेप्स पढ़ने, ये 3 काम है जो न्यू ने करने हैं। यस सर। पहली बात है, समझ आई है? मैंने बड़े आराम से आपको कोशिश की है कि क्लियर हो जाए सारा। जी सर, आ गई है समझ। बाकी क्लास में किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो वो कर ले, किसी सीआर का, किसी जुनेद का। मोहम्मद अली तो आज एब्सेंट आए नहीं क्लास में आज। मोहम्मद अली है क्लास में? जुनेद है? सर है। जी यार, आप तो हैं। जुनेद है? यस मोहम्मद सर। अली है क्लास में? वो किधर है आप लोग? आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? मोहम्मद अली किधर है? सर वो मेरे ख्याल से एब्सेंट है। उसकी 5 यार, उसकी 5 बिलाल ऑप्शन लगानी है मोहम्मद अली की आज। बिलाल, उसकी 5 एब्सेंट होनी है मोहम्मद अली की आज। ठीक है। हाँ, हम वापस आते हैं।
एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा पूछें पूछें। सर ये जो आपने तीन ये जो रेड कलर का लिखा है, ये जो हाईलाइट किए हैं, जो आपने कहा ये जी मेन जी से जो काम ये करते हैं न्यू क्या ये ऑपरेटर ने। ऑपरेटर ने, हाँ, सर इसको जरा आप समराइज के एक दफा फिर बता दें, ये कंसेप्ट बड़ा जरा अच्छा बैठ जाए देन। बता रहे हैं शाबाश। जीआर पढ़िएगा जरा। अभी हमने क्या क्या कहा है कि ये न्यू जो है ऑपरेटर 3 काम करेगा, जो आपको समझाया मैंने। जीआर ठीक है? Yes, sir. अच्छा मैं एक दफा करता हूं, एक दफा फिर आप पढ़ें इसको डिटेल के साथ। मैं कहता हूं ये 3 काम करेगा। पहली बात है लोकेट एंड रिजर्व मेमोरी, यानी कि एलोकेट जो करेगा, ठीक है। जी sir. नंबर 2 इनिशियलाइज कर देगा उस मेमोरी को, Yes, sir. ठीक है। नंबर 3 क्या काम करेगा कि उसका एड्रेस मेमोरी लोकेशन का रिटर्न कर देगा। मैं अगर मुझसे पूछे कोई तो मैं ये बात करूंगा जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है इसको। लेकिन पढ़ें आप शाबाश, ताकि और ज्यादा क्लियर हो क्या लिखा है। Locates and reserves storage for the object or objects to be allocated. When this stage is complete, the correct amount of storage is allocated, but it is not yet in object. हाँ, जो ही वो लोकेट करता है, रिजर्व करता है, तो मेमोरी एलोकेट हो जाती है। Yes, ये sir. इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन बट इट इज नॉट येट एन ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट नहीं बना, सिर्फ जी कब्जा sir. हुआ है। ठीक हो गया? Yes, दूसरे sir. स्टेप पे क्या होता है? Initializes the object. Once हाँ initialization is complete, enough information is present for the allocated storage to be an object. हाँ, अब एलोकेटेड स्टोरेज में वो सारी चीजें, यानी कि वो वैल्यूज आ गई हैं। अब हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बन गया। Yes, sir. लेकिन बेनामी ऑब्जेक्ट है ये। Yes, name name. ठीक हो गया? अच्छा, फिर तीसरा काम क्या करता है ये? Returns a pointer to the objects of the pointer type derived from new type name or type name. ठीक हो The गया? program uses this pointer to access the newly allocated object. अब वो प्रोग्राम में हम उस पॉइंटर की मदद से सारे काम करेंगे इस Yes, ऑब्जेक्ट sir. के साथ। ठीक हो गया? जी sir. ये इतनी सी बात है। जो भाई कह रहे थे कि इसको कर दें, तो मेरा ख्याल है क्लियर हो गया अब उनको ये सारा। यस सर इट्स ओके। अच्छा देखें, ये जो काम किया है ये 2 स्टेटमेंट्स में काम किया हमने। माई क्लास का एक पीटीआर बनाया और दूसरी स्टेटमेंट में क्या किया, पीटीआर में न्यू माई क्लास कर दिया। ठीक है? Yes, sir. या ये काम आप एक ही स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं, सिंपल, कि माई क्लास का एक पॉइंटर बनाया एंड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन P1 में उसी वक्त हमने साइन कर दिया ऑब्जेक्ट। कौन सा? यानी कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस, इसका माई क्लास ऑब्जेक्ट एड्रेस। ठीक है? मेमोरी एलोकेट हो गई, इनिशियलाइज भी हो गया और उसका एड्रेस भी होगा या असाइन हो गया P1 को एक स्टेटमेंट में। ठीक हो गया? जी सर. जी यार, एक स्लाइड है, ये भी थोड़ी सी देखें। जब भी हम ये न्यू सर एक क्वेश्चन कर लूं? आप 2 क्वेश्चन करें। सर ये चीज पूछनी थी कि आप कह रहे हैं कि जब मेमोरी एलोकेट हो जाती है, जो तीसरा काम है पॉइंटर का, वो उसकी जो मेमोरी लोकेशन है उससे पॉइंटर है। नहीं, मेमोरी लोकेशन नहीं लिखवाता, मेमोरी Address. लोकेशन का एड्रेस यस लिखवा नहीं देता, वो रिटर्न करता है। यस आप इस प्रिंट करा लें, आप इसके एड्रेस को किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल कर लें। हम क्या कर रहे हैं, हम आम तौर पे क्या करते हैं कि उसको किसी न जो पॉइंटर होता है उसमें असाइन करवा देते हैं। क्यों असाइन करवाते हैं? ताकि हम उससे ऑब्जेक्ट के जो डाटा मेंबर्स हैं, ऑब्जेक्ट नाम तो हमें पता नहीं है, इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाती है, पॉइंटर, और एरो ऑपरेटर से हम उसके डाटा मेंबर्स को या मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? यस सर ये चीज पूछनी थी कि सर जो क्लास है उसके तो बहुत सारे डाटा मेंबर्स होंगे। जब हम पॉइंटर के हाँ। अगर एड्रेस को रिट्रीव करते हैं तो सर वो कौन से जी, मेंबर जी। फंक्शन का हमें एड्रेस देगा? अल्लाह के वली कोई हाल नहीं बनेगा, कोई हाल नहीं आपका। फर्ज किया कि उसके क्लास के 10 इंटीजर टाइप डाटा मेंबर्स थे, x1 x2 x अप टू x10। यस ठीक हो गया? तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, अभी आपने मुझे बताना, न्यू सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि मेरे पास कौन सी डाटा टाइप है। अब उसको डाटा टाइप कौन सी मिली है, माई क्लास। अब क्या चेक करेगा कि माई क्लास के कितने मेंबर्स हैं।
वो कितने मिले, उसको 10 मिल गए, यस ठीक है। 10 मिल गए तो इसका मतलब है उनकी टाइप क्या थी, उसमें कोई इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। हमने फर्ज किया कि 10 के 10 इंट है, तो अब इसको पता चल गया कि मैंने कितनी मेमोरी एलोकेट करवानी है, 20 बाइट 20 बाइट्स की, ठीक है। वो कंसेक्टिव, जिस तरह रे वाला नहीं कॉन्सेप्ट, वो कट्ठी कट्ठी एक ही जगह पे कंटीजियस प्लेसेस होंगी वो सारी मेमोरी लोकेशंस की, उसको वो ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक है। और वो एक मेमोरी लोकेशन होगी सारी उस ऑब्जेक्ट की, रैम के ऊपर, हीप के ऊपर, ठीक हो गया। यस सर जिस तरह ऑब्जेक्ट बनते हैं ना, आप हमने बनाया कई दफा क्लास में, याद होगा बोर्ड के ऊपर, एक्स वाई, उसका ऑब्जेक्ट का एक नाम होता है और एक्स वाई उसके डाटा मेंबर्स होते हैं। इस तरह x1 x2 अप टू x10 तक इकट्ठे, ठीक है, बगैर ऑब्जेक्ट के नाम के बन गई हीप के यस ऊपर। सर अब जो x1 की पहली बाइट है उसका एड्रेस रिटर्न कर रहा है न्यू, हम उसको p1 में रख रहे हैं। यस सर अगर हम x10 की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या कैसे कैसे एड्रेस करेंगे इसको, हम कहेंगे p1 एरो ऑपरेटर और उसकी जगह पे डाटा मेंबर की जगह पे क्या आ जाएगा, x10। ये तो फिर अरे की तरह हो जाएगा ना, इंडेक्सिंग जैसे हम रिट्रीव करते थे। ठीक हो गया, यस सर डाटा मेंबर सारे इस तरह एक्सेस हो जाएंगे। या कोई मेंबर फंक्शन, उसको भी डाट ऑपरेटर, सॉरी एरो ऑपरेटर से आप एक्सेस कर सकते हैं मेंबर फंक्शन को भी, ठीक। यस सर अच्छा, अब हम यहाँ आते हैं, जरा और ज्यादा इसको देख लें आप, इसकी सिंटेक्स क्या होगी कि इस साइड पे आमतौर पे कोई ना कोई हम जीआर साहबा पॉइंट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, So new operator का अब फिर क्या आएगी इस साइड पे कोई ना कोई, data type. वो बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट भी हो सकती है और वो भी हो सकती है, ठीक है। Yes, sir. फर्स्ट किया वो डिफॉल्ट डाटा टाइप थी, int टाइप थी, Yes, sir. तो उसकी स्टेटमेंट देखें ये क्या है, Sir. ये आपको नजर आ रहा है, इसको बड़ा कर देता हूं, ये नजर आ रहा है आपको, Yes, sir. आ रहा है. इससे मुराद क्या है, इससे मुराद है कि न्यू ने सबसे पहले देखा कि मेरी राइट साइड पे कौन सी Yes, sir. इंटीजर, जी. तो मेमोरी में मैंने कितनी बाइट्स को ऑक्युपाई करना है, 2 बाइट को Provide. एलोकेट करना है, ठीक हो गया। ये एक काम हो गया उसका। दूसरा काम, हमने 20 पास ऑन कर दिया, दूसरा काम क्या करेगा न्यू, ये Values. कि उस मेमोरी लोकेशन पे जिसको उसने ऑक्युपाई किया, एलोकेट किया, उसमें वैल्यू क्या रखवा रहा है, 25। जी हाँ, ठीक हो गया। Yes, sir. बेटा आवाज आ रही है आपको, जुनेद आपको आवाज आ रही है, Yes, sir. अच्छा, 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या, जो भी वो मेमोरी लोकेशन बनी है उसका एड्रेस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। Yes, sir. और वो एड्रेस कहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, Pointer पी में. पॉइंटर में। और पॉइंटर जो है वो किसको पॉइंट करने वाला होना चाहिए, इंट को, ये वाली चीज सेम होनी चाहिए। Yes, sir. Data type से होनी चाहिए. अब बात समझ आ गई। Yes, sir. आप बताएं ये वाली स्टेटमेंट क्या कैसे एग्जीक्यूट होगी, सर सबसे पहले फ्लोट टाइप का एक पॉइंटर बनेगा क्यू. नहीं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है तो साइन इसकी कैसे एसोसिएटिविटी, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट। पहले हम लोग इससे पहले न्यू का क्यूब बनाएंगे, वो चेक करेगा कि उसके साथ डाटा टाइप कौन सी है, फ्लोट है। फिर वो चेक करेगा कि वो कितनी मेमोरी ले रही है, 4 बाइट, कितनी मेमोरी 4 बाइट को फ्लैश करेगा और एलोकेट कर लेगा, ठीक हो गया। फिर सेकंड स्टेप पे क्या करेगा, यस, और फिर उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करवाएगा 7.525 की, 7.5 जितनी भी फ्लोट की पर्सियन आ गई उसमें, ठीक है। और यस सर, एड्रेस जो है वो उसका जो मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस देगा और वर्ड पॉइंटर रिटर्न कर सेव हो देगा, जाएगा।
हाँ रिटर्न कर देगा, ये काम इसका खत्म हो गया। ये यहां हमें एड्रेस मिल गया बेसिकली। इसके रिजल्ट में प्रोग्राम में हमें क्या मिलेगा? एड्रेस। प्रोग्राम में हमें क्या मिला? सिर्फ एड्रेस। और मेमोरी में क्या मिला? मेमोरी में दो काम हुए, एक मेमोरी एलोकेट हो गई और ठीक है, लेकिन प्रोग्राम में हमें क्या मिल गया यहां पे? इसका रिजल्ट एड्रेस ऑफ एप्लीकेशन। अब वो ये असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से क्या हो रहा है एड्रेस को, कि वो साइन हो रहा है किसको? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था? पॉइंटर चाहिए था। तो पॉइंटर हमने किसका बना लिया? फ्लोट टाइप का। ठीक हो गया? यस सर। क्लियर है? ये जी सर। जिस तरह ये फ्लोट आया है या इंट आया है, इसकी जगह पे कोई अरे भी हो सकती है, यानी कि अरे इंटीजर है 10 एलिमेंट्स की। ठीक है? यस सर। अब देखें इसमें क्या कर रहा है कि वो कितनी बाइट को ऑक्यूपाई करेगा? 20 बाइट्स को। यस सर। ठीक है? और क्योंकि हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे इसमें, इस स्टेटमेंट में, तो इस स्टेप को वो स्किप करते हुए अब उन वैल्यूज में, सॉरी उन मेमोरी लोकेशंस में क्या रखवा रहा है? गार्बेज। और खोने के बाद फिर उसका एड्रेस रे का किसको साइन करेगा? पॉइंटर को। पॉइंटर को साइन कर देगा। ठीक हो गया? जी सर। हाँ, तो ये है न्यू का कॉन्सेप्ट। अब इसको पढ़ें आप, ये स्टेटमेंट जो लिखी है। जी सर। पढ़ें बेटा। The new are request for memory allocation on restore. If sufficient memory is available, new operator initialize the memory and return the address of the newly allocated and initialized memory to the pointer variable. ठीक हो गया? एक सिंटैक्स रीड करूं सर? न्यू का। यस सर। तो ये है कि प्रोग्रामर खुद से ये स्टेटमेंट जब लिखेगा तो इसका मतलब है कि वो डायनामिक मेमोरी एलोकेट करना चाहता है हीप के ऊपर। ठीक हो गया बेटा बात? लेकिन रिकमेंडेड है कि ये हरकत ना करें आप प्रोग्राम में। जहां जरूरी हो उस वक्त ये काम किया जाए, अदरवाइज हीप को टच ना किया जाए। नंबर 1, अगर ये कर लें आप तो जरूरी है, फिर ये भी रिकमेंडेड है कि डिलीट का ऑपरेटर इस्तेमाल करके उस मेमोरी को डीएलोकेट करके कर दिया जाए। डीएलोकेट इसका मतलब है जहां न्यू इस्तेमाल होगा वहां उसके मुकाबले पे फिर एंड पे जाके डिलीट ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। डिलीट क्या करेगा? जो एलोकेटेड मेमोरी है उसको डीएलोकेट कर। अच्छा, ये काम जो है, ये काम हम एक फंक्शन है एमलॉक, मेमोरी एलोकेशन, इससे भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सेम काम होता है जिस तरह न्यू से काम होता है। लेकिन ये पढ़ना है आपने, ये क्या काम का कैसे काम होता है। इस तरह जो डिलीट करता है एलोकेशन को, उसके लिए सी अलॉक होगा। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, ये जो आपकी असाइनमेंट है, ये जो मैंने 18 पॉइंट्स लिखे हैं, ये बेटा आपने असाइनमेंट करनी है खुद एक्सप्लोर करके। मैंने कुछ हिंट दे दी आपको, मैं कुछ लिंक्स दे दूंगा जहां से आपने पढ़ना है, वो काफी नहीं है। और आपने डिटेल से पढ़ना है। जी सर। और आपने रॉबर्ट लफोर से पढ़ना है। 2 बुक्स के हवाले देने हैं इन असाइनमेंट्स को करने के लिए। और फिर नेट से पढ़ के आपने ये असाइनमेंट करनी है। ये असाइनमेंट अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा जब आप थर्ड सेमेस्टर डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी यार? और वो क्वेश्चन क्या है? जी सर। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है? यस सर। अच्छा, वो जो मैं कह रहा था कि प्रोग्राम जो है जो मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है रैम के ऊपर, वो सारे पोर्शन को कहते हैं मेमोरी लेआउट। क्या कहते हैं? मेमोरी लेआउट। हाँ, वो हर लैंग्वेज में होगा। आप लिख लें मेमोरी लेआउट इन सी या C++ प्रोग्राम। ठीक है? अब उस मेमोरी लेआउट का एक पार्ट है, एक पार्ट स्टैक है, और भी पार्ट्स होंगे।
तो इसका मतलब है आपको पता होना चाहिए कि C++ में मेमोरी लेआउट क्या है। इसके ऊपर भी एक पैराग्राफ लिखेंगे आप, ये उसके पार्ट्स हैं सारी मेमोरी के। उसमें फर्दर फिर आप देखेंगे हीप क्या है, व्हाट इज हीप एंड व्हाट इज स्टैक। अभी मैंने बात आपसे की कि आप इन टेक्स्ट लिखते हैं, इस तरह की कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं आप प्रोग्राम में, तो वो किस मेमोरी में किस हिस्से में जाता है उसका नाम क्या है, स्टैक। और जो आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं वो किस हिस्से में मेमोरी के जाता है उसका नाम क्या है, हीप। लेकिन अगेन आप फिर देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीप एंड स्टैक, ये भी काम आएगा आपको। यस सर। फ्यूचर में जब डाटा स्ट्रक्चर्स पे प्रोग्रामिंग करेंगे तो इस पे जाके आप बाकायदा इस पे जाके प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक हो गया। इस तरह कंसेप्ट आता है व्हाट इज मेमोरी लीक। देखें जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो कोई खास किस्म की एक स्पेस जो है वो स्टैक के लिए कह लें आप फिक्स की जाती है, इसी तरह हीप के लिए की जाती है। और आमतौर पे आपका प्रोग्राम हीप या सारा स्टैक मेमोरी है उसको यूज नहीं करता, एम्प्टी पड़ी रहती। लेकिन इन केस आपका प्रोग्राम इस तरह का रन हो रहा हो कि स्टैक या हीप या इसे कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो कर गया है, तो जितनी एलोकेटेड मेमोरी होती है, स्पेस होती है स्टैक की, उससे ज्यादा आपके प्रोग्राम को चाहिए होती है, तो इसे कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो कर गया। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टैक ओवरफ्लो कर ओवरफ्लो कर गया। तो बेसिकली क्या होता है, मेमोरी लीक हो जाती है। ये प्रॉब्लमेटिक है, ये देखना आपने मेमोरी लीक। जी सर। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने बात की है हीप की या डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की, तो बेटा ये दो तरह से हो सकती है, या तो न्यू से हो सकती है या या मेमोरी एलोकेशन एम और जो अलॉक। फंक्शन है एम अलॉक से हो सकते हैं। इसको भी देखना है। जिस तरह न्यू के लिए एक छोटा सा हमने सिंटेक्स लिखा है कि किस तरह ये काम होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेप लिखे हैं, आपने एम लॉक के वाले से भी लिखने हैं। इस तरह डिलीट क्या यस सर। करता है, सी अलॉक, कैंसिल अलॉक क्या करता है, ये करेंगे। तो ये आपने असाइनमेंट देनी है मुझे नेक्स्ट फ्राइडे को, ये कमिंग यस सर। फ्राइडे नहीं। ठीक हो गया जी यार। यस सर। अच्छा, जो कमिंग फ्राइडे है वो ऑलरेडी आपको दी हुई है। क्या कहता है, क्लास छोड़ दे? नहीं, अब उसको एंटर नहीं किया जा सकता। अब हम क्लास खत्म कर रहे हैं, उसको एंटर कर लें, और रिक्वेस्ट भी नहीं है उसकी। उसे कहने सारी कर लें, उसे लेकिन नहीं किया जा सकता उसको। इतना ले वो आया है 5 क्लासेस की अटेंडेंस लगवाने के लिए बेसिकली। उसे कहे कि सारी सर कह रहे हैं नहीं अटेंडेंस नहीं लग सकती, और ना ही उसको एंटर किया जा सकता वाली। कौन सर? ठीक है जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। आप कौन बोल रहे हैं? सर जी मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, वालेकुम सलाम जी, बात करें। सर जी कि आप काफी अग्रेसिव लग रहे हैं, हुआ क्या है? नहीं, हम अग्रेसिव लग नहीं रहे, हम अग्रेसिव इस वक्त हैं आपके लिए। कि सर जी फिर क्या मेरे लिए मतलब कुछ नहीं नहीं, देखें डांट आपको पढ़नी चाहिए ना, इतनी लेट जो स्टूडेंट आए क्लास में तो उसको डांट नहीं पड़ेगी तो और क्या। सर जी सुबह से क्या हुआ था, अभी आया हूँ तो मैं का 10 मिनट मेरा एक मसला हुआ है वो इसी प्रैक्टिस में लैब में, तो मैं वो पूछ लूँ अभी। अच्छा चलें ठीक है, चलें 1 मिनट मुझे ये खत्म करने दें, फिर आपसे बात कर लेते हैं। ठीक है। थैंक यू अच्छा सर। जी सीआर, अब इसकी अटेंडेंस जो है ना, पहले आपने कितनी काटनी थी, 5? हाँ, अब आपने 6 काटनी है। ठीक है, हाँ शाबाश। अच्छा, ये है कि ये मैंने असाइनमेंट दी थी, ये सारे बेटा आपने करनी है। ये एक टास्क हैं, डिफरेंट टास्क होंगे, इस लिंक पे आप जाएं। और पॉलीमॉर्फिज्म के रिलेटेड ये असाइनमेंट है, प्रैक्टिस है, लैब प्रैक्टिस है बेसिकली। आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि प्रोग्राम को, सोर्स कोड को समझें पहले।
फिर उसमें चेंजेस करें, रन करें, एग्जीक्यूट करें, देखें। ठीक हो गया। फिर जब आपको सारा क्लियर हो जाए तो फिर हर एक स्टेटमेंट के आगे आप कमेंट्री करनी है, और ये फ्राइडे वाले दिन तक आपकी असाइनमेंट आनी चाहिए। और बजे तक असाइनमेंट पहुंचने का फॉर्मेट ये है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं सीआर को असाइनमेंट देंगे, मुझे नहीं, डायरेक्ट देंगे सीआर। ठीक हो गया। फ्राइडे वाले दिन तक दे देंगे आपको ये असाइनमेंट सारे। ठीक है। और फिर आप जितनी वो असाइनमेंट्स हैं सारी एक फोल्डर में रख के उसको जिप करके मुझे देंगे हफ्ते वाले दिन। फ्राइडे वाले नाइट 12 बजे तक आपको ये दे देंगे। जो देता है ठीक है, कोई नहीं देता, आप अकेली असाइनमेंट आपकी हफ्ते वाले दिन आ जानी चाहिए। अगर सैटरडे वाले दिन भी आपकी कोई असाइनमेंट नहीं आती तो इसका मतलब है आपकी भी असाइनमेंट नहीं है, पूरी क्लास की नहीं है। ठीक है। और जीआर आप भी सीआर को सेंड कर दीजिएगा असाइनमेंट सारी, ताकि एक ही फोल्डर जी में मेरे पास असाइनमेंट्स आए सारी। ये वाली जो पॉलीमॉर्फिज्म का रिलेटेड है। ठीक हो गया। सर। अब क्वेश्चन है कोई किसी का, जितना हमने आज काम किया उस रेफरेंस से पहले सारे दूसरों का राइट है वो क्वेश्चन करें, उसके बाद फिर अगर किसी का नहीं है तो फिर दलील पे आ गया इसका क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, कोई क्वेश्चन है किसी का? सर आप एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी कौन, बिलाल बोल रहे हैं? नो सर, मैं मोहम्मद अहमद बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद अहमद बोल करे, रिक्वेस्ट क्यों करनी है उसने, बात करे वो। सर जैसे आपने फर्स्ट में पढ़ाया तो आपने हमें ना वो नोट्स वगैरह दिए थे, उसके एंड पे क्वेश्चंस होते थे, जी जी तो हम उनको हल करके तो हमारी प्रैक्टिस हो जाती थी। जी सर जी। अभी कोई आपने इस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिले हमें, ताकि हमारी प्रैक्टिस इतनी नहीं है। अगर आप काइंडली कोई क्वेश्चंस दे दें या कोई नहीं, हमें आप बुक देखें रिकमेंड एंड कर पे दें। मैं आपको, देखें पहली बात है कि इस पे तो प्रोग्राम आपको करके दे रहा हूँ मैं बकायदा काफी सारे, उससे रिलेटेड आप उसको चेंजेस जी करें। सर। आप असाइनमेंट देता हूँ, असाइनमेंट करें आप। ये जो असाइनमेंट सर सारी की है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म, सर मैं चाह रहा हूँ कोई आप बुक रिकमेंड कर दें या कोई ऐसे नोट्स रिकमेंड करके मैं ज्यादा बेटा से ज्यादा प्रोग्राम बनाऊँ ताकि प्रैक्टिस रॉबर्ट ज्यादा लफोर अच्छी की बुक है, रॉबर्ट लफोर की बुक है, डिटेल एंड डिटेल की बुक है, आपके पास आईटी सीरीज की बुक है, लोकल बुक है। हो। जी सर। चैप्टर हम ओके। करते हैं, एंड पे क्वेश्चंस हैं वो करें। ये मैं, आपने शायद सुना नहीं, मैं जो ही लेक्चर खत्म होता है तो मैं कहता हूँ कि ये काम करें आप। यस सर, पता है, वो करते हैं, वो करते हैं। हाँ तो वो ही प्रैक्टिस है ना, वही जी प्रैक्टिस है। सर। ओके सर। वो जितनी करें कम है आप। यस सर, ऐसा ही है। ठीक है। मैं एक मिनट आपको तो अभी भी दिखा देता हूँ, जो ही मैंने ये इधर कोई क्लास जब बनाई होगी तो उस वक्त भी आपको मैंने असाइनमेंट दी होगी। ये टेम्पलेट फंक्शंस बनाए थे तो उसमें प्रोग्राम थे, ठीक है। फ्रंट फंक्शंस बनाए थे तो उसमें प्रोग्राम थे। और इस तरह जब ये अरे वो ये सब किए थे जो आपने साथ असाइनमेंट दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ बहुत कम हुई है प्रैक्टिस। कोई और प्रैक्टिस के लिए मुझे क्वेश्चंस चाहिए थे, ये मैं आपसे पूछ रहा था। वो आपने बुक्स कह दिया, बुक के एंड पे कर दिए, इंशाल्लाह हाँ बुक नहीं, के एंड वाले मैं करेंगे। बुक कह रहा हूँ ना, हाँ बुक से करें। और ये वाली जो मैंने असाइनमेंट दी है ये भी करें। ठीक है। यस सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। असाइनमेंट्स अच्छी होती हैं, ठीक है, अच्छी बात है आपकी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो उतना अच्छा होगा आपके लिए। सर वाइल्ड और पॉइंटर के बारे में भी बता दें थोड़ा सा। हाँ चलें, वाइल्ड पॉइंटर के वाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जुनेद देखें, ये पढ़ें, आप भी पढ़ें फिर क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। जुनेद जी यार आप पढ़ें। Uninitialized pointers are known as wild pointers. यहाँ पे रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए बेटा। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम कहते हैं इंट एक्स, करते हैं ना प्रोग्राम में अक्सर। एक्स एक Yes, वेरिएबल होता sir. है इंटीजर टाइप का। एक्स के अंदर कौन सी Yes, वैल्यू पड़ी sir. होती है उस वक्त तक? जी यार, गार्बेज पड़ी होती है। Yes, sir. ऐसा ही है ना, क्योंकि हमने जी उसमें कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की। लिखाई नहीं। इसी तरह जब आप पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं उसे कहते हैं अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर। अगर कोई ऐसा जी पॉइंटर सर। है जिसमें कोई एड्रेस आपने साइन अभी नहीं किया तो वो क्या बन जाता है?
वो क्या बन जाएगा, वाइल्ड पॉइंटर। वाइल्ड पॉइंटर। ठीक हो गया। बहुत ज्यादा जी डेंजरस हो सर। सकता है, हो सकता है दैट मे कॉज अ प्रोग्राम टू क्रैश। क्यों, कैसे होता है, अगर आपने ये पॉइंटर पी बनाया तो ये चूंकि इसके अंदर अभी कोई एड्रेस नहीं है, आपने क्या किया कि जी आगे सर। एक स्टेटमेंट लिख दी जाके जुनेद ने कि ये जो पी पॉइंट लोकेशन को, मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर वैल्यू रखवा दो, कौन सी, 12। 12। अब क्या कहां पे रखवाएगा, हमने तो कोई इसमें कोई मेमोरी लोकेशन असाइन ही नहीं की अभी तक, तो एट रैंडम किसी भी लोकेशन पे जाके क्या रखवा देगा ये 12। 12। अब हो सकता है कि वो वाली मेमोरी लोकेशन जो है आपके प्रोग्राम के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट हो, आपने उस मेमोरी लोकेशन को कोई वैल्यू साइन की हो। ठीक है, यानी कि जब आप इसको कहते हैं कि आंखें बंद करके अंधेरे में फायर करना कर दिया आपने, ठीक है, तो सर। उससे कोई बच भी सकता है, कोई हलाक भी हो सकता है। लिहाजा स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि वाइल्ड पॉइंटर से इज्तनाब करें, अवॉइड करें। फिर क्या करें आप, आपको ये करना चाहिए, ये पीछे इस तरह हमने बात की थी। अब जो ही पॉइंटर डिक्लेयर करें और वक्ती तौर पे कुछ साइन नहीं करना, तो क्या कर दें उसको जुनेद, नल। नल कर दें। ठीक है, ठीक हो जी गया। सर। तो नल क्या करेगा? नल से मुराद है कि अब उसके अंदर नल पड़ा है। ठीक होंगे। पहले तो वो खुद से बना लेगा ना, कोई टारगेट बना लेगा, इसका मतलब आप गोली निकाल दी आपने रिवॉल्वर की। ठीक है, ओके सर, और सर काइंडली ये अब स्लाइड्स भी सेंड कर दीजिएगा हमें। मैं कर दूंगा। अच्छा ये देखें एक मिनट, ये आपने किया तो ये किया तो आपका पॉइंटर जो है वो वाइल्ड ही रहा। ठीक है, यस यहां सर। आपने ये किया, ये क्या वाइल्ड है, आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए, उसमें 10 रखवा दिया। ठीक हो गया, आपने ए का एड्रेस पी में रखवाया, तो अब वाइल्ड आपका खत्म हुआ है। अब पॉइंटर वाइल्ड खत्म हो गया, अब उसमें क्या आ गया, एक खास एड्रेस आ गया। ठीक है, ओके अब सर। अगर आप कंटेंट्स ऑफ पॉइंटर को, पॉइंटर के जो जिसको पॉइंट करता है उस मेमोरी लोकेशन कंटेंट्स को एक्सेस करते हैं या चेंज करते हैं, अब ये 12 कहां जा रहा है, किसी हवा में अंधेरे में नहीं जा रहा, बल्कि उस जगह पे जा रहा है लोकेशन पे जिसका लेबल क्या ए है। बात समझ आती है जुनेद, बात समझ यस आती है सर। सिंपल। लेकिन यस सर, आपने आगे और सर। एक्सप्लोर करना है इसको, वाइल्ड पॉइंटर्स क्या होते हैं, क्या रोल है इनका, कैसे हम इनको अवॉइड कर सकते हैं, क्या नुकसान दे सकते हैं, ये उसकी एग्जांपल्स तलाश करनी है। ठीक है, ओके सर। ये मोहम्मद अली का क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन खत्म हो गया। मोहम्मद अली साहब क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर क्वेश्चन ये था कि ये जो असाइनमेंट आपने सबमिट की है ना, इसका जो टास्क 1 है हाँ हाँ, उसमें है मल्टी फाइल प्रोग्रामिंग। सारी क्या है उसमें, मल्टी फाइल प्रोग्रामिंग है थोड़ी सी, उस तरह से भी हो सकता है, डिफरेंट अप्रोच भी हो सकता है। मेरा क्वेश्चन है नहीं फाइल हैंडलिंग है उसमें। नहीं, मल्टी फाइल्स प्रोग्रामिंग है। अच्छा अच्छा, मल्टी फाइल्स प्रोग्रामिंग है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और डिफरेंट प्रोग्राम्स है ना जी छोटे जी, छोटे, ठीक हो गया। वो फिर उनको हाँ इंक्लूड करते जाते हैं। सर वो ठीक है, पूछना ये था कि एक हमने हेडर फाइल बना ली और एक उसी नाम से सीपीपी की फाइल बनाई। ठीक है, हेडर फाइल में हम जो लिखेंगे कि सारा कुछ प्रोटोटाइप फंक्शंस की और क्लासेस को डिक्लेयर करेंगे। एक कॉमन सी अप्रोच है ये। सही, ये सिर्फ पूछना था कि वर्चुअल कहाँ कहना है फंक्शन को। आउटसाइड ऑफ द क्लास तो हम कह नहीं सकते, जहां जाके हमने फंक्शन जो है उनको डिफाइन करना है। नहीं नहीं, फंक्शन को आपने जहां फंक्शन क्या डिक्लेरेटर देना जी है, सर। डेफिनेशन का जो पहला पार्ट होता है डिक्लेरेटर जी होता है, सर, वहां पे वर्चुअल कहना है ना उसको। ठीक है, यानी प्रोटोटाइप में लिख दे। मैंने 2-3 मरतबा ट्राई किया, कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसे।
नहीं, आपने कहाँ लिखा है उसे? मैंने उसे लिखा है हेडर फाइल में, जहां मैंने उसका डिक्लेरेटर दिया है। नहीं नहीं, आपने क्लास के देखें, वर्चुअल तो क्लास के अंदर बनाना है ना आपने। सर जी मैं वही कह रहा हूँ कि जहां क्लास डिक्लेयर की है मैंने हेडर फाइल में, हाँ हाँ, क्लास जहाँ पे डिक्लेयर की है वहां पे, उसी उसी वहां पे लिखा है। क्लास की डेफिनेशन लेकिन के अंदर। जी सर, हाँ, वर्चुअल लिखना है आपने, ठीक हो गया। वर्चुअल लिखा है लेकिन वो फिर एग्जीक्यूट हो, फिर वो बाइंडिंग अर्ली बाइंडिंग कर रहा है। वर्चुअल लिखने के बावजूद अर्ली बाइंडिंग कर रहा है, जी सर। आपको एरर नहीं देता वो? नहीं एरर नहीं देता, वो एग्जीक्यूट सही उस काम फंक्शन नहीं करता, सही काम नहीं करता, आपकी बात नहीं जी मानता मतलब। जी सर। तो ये तो बड़ा नाराज लगता है आपसे। तो जो सर बच्चा जी क्लास में लेट आता है तो उसकी बात तो नहीं मानेगा ना फिर वो कंपाइलर। आप लेट क्यों आए आज? सर जी आज काम काफी ज्यादा था तो सुबह से निकला हुआ, अभी आया हूँ नहा के, तो क्लास अभी एडमिट की। देखें, स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या हो सकता है? ठीक है, स्टडी सर। हाँ, ये तो टॉप प्रायोरिटी आपकी है ना, जी ये फर्ज है, ठीक है, बाकी नवाफल है। सर जी आप इधर से अंदाजा लगा लें कि भाई तो खेल रहा होता है और मैं क्लास ले रहा होता हूँ, और मुझे आवाज पड़ती है जा उठ के नहान ले आ, तो वेल है। अच्छा, ये मैं अब इस पे कोई कमेंट नहीं दे सकता। मैं बस आपको अपनी हालत बताइए। हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं। बेटा वो ऐसा जिसमें कोई कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड को आप एग्जीक्यूट करें, मेरी बात सुन लें, जी सर। इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट कर लें, आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपने बेसिकली कॉन्सेप्ट समझने हैं उसके ना, तो सर जी आ गया समझ। ठीक है, जी। वो सिंपल है बिल्कुल। मेरा मकसद ये था कि जब आप खुद से कोशिश करके उसके कमेंट्स लिखेंगे तो आपको हर चीज का इची बिची का पता चल जाएगा उसका, ओके सर इंशाल्लाह करते हैं आज। और आपस में डिस्कस करें, और उन बच्चों को भी फायदा हो जाएगा जिनको 100% ये टॉपिक क्लियर नहीं है। ओके नेक्स्ट हमारी क्लास का टॉपिक होगा फाइल हैंडलिंग, अगले वीक का, ठीक है। सही। तो वो अच्छा टॉपिक हम किस तरह से कर सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं आप बुक से, जी बुक आपके पास जो भी अवेलेबल, रबड़ लफोर की है वहां से पढ़ लें, आप उसको आपके पास IT सीरीज की है उससे पढ़ के आए, ठीक है। क्वेश्चंस आपके जो होंगे, या जी फॉर सर। एग्जांपल डिटेल एंड डिटेल की बुक है आपके पास, हाउ टू प्रोग्राम जी सर। C++, तो उससे करें, बड़ी अच्छी बुक है वो। नेट से पढ़ें, ट्यूटोरियल्स हैं वहां से पढ़ें, तो फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसमें स्लाइड। तो जुनेद आप ये वाली जो एडिशनल स्लाइड्स हैं ये भी मैं सेंड कर दूंगा आपको, लेकिन ये एडिशनल तो आपकी असाइनमेंट आनी है नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट फ्राइडे को, तो मैं फ्राइडे दिन वाले तक कर दूंगा ये स्लाइड्स आपको, पूरा वीक सर होगा। ये जो असाइनमेंट है इस फ्राइडे तक करनी है सबमिट या नेक्स्ट फ्राइडे? यार आप अभी आए हैं, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म वाली है ये इस फ्राइडे वाले दिन है, जो नेक्स्ट, ओके सर। ये दूसरी जो है वो अगले फ्राइडे वाले, नेक्स्ट फ्राइडे, ओके सर। ठीक है। ओके बेटा, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।